आज की कहानी है गरीब साधना की, जिसने पति की मौत के बाद अपने दोनों बेटों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। एक रोज, साधना थोड़ा आराम भी कर लिया कर, सारा दिन काम काज करती रहती है। साधना, पति के जाने के बाद तो तूने पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए लगा दी। अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बेटों को कौन संभालेगा? इसलिए खुद पर भी ध्यान दे। मेरे दोनों बेटे अच्छे से पढ़ लिख जाएं बस, और मुझे क्या ही चाहिए। साधना अपने दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए खूब काम करती। अपने बेटों का खर्चा उठाने के लिए वो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती। एक रोज उसकी मालकिन, साधना तू किसी अच्छे हलवाई को जानती है? वो क्या है ना, परसों मेरे पोते का मुंडन है तो 200 लोगों का खाना बनवाना है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है मालकिन, ये काम मैं कर लूंगी। क्या तू 200 लोगों का खाना अकेले बना पाएगी? हाँ मालकिन, जो पैसे आप हलवाई को देंगी उससे आधे पैसे में तो मैं 200 लोगों का खाना बना दूंगी। ठीक है, तो तू ही ये काम कर दे। साधना को उस पार्टी में 200 लोगों का खाना बनाने का काम मिलता है। वो भरी गर्मी में खूब मन से खाना बनाती है। उस दिन उसे उसके काम के 15,000 रुपए मिलते हैं, जिससे वो बड़ी खुश होती है। अब वो शादी ब्याह में भी खाना बनाती। ऐसे ही उसे 20 साल बीत गए। अब साधना बूढ़ी हो गई और अब उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे और साथ ही 2 BHK का फ्लैट लेकर उसमें रहने लगे। माँ, अब हम कमाने लगे, इसीलिए अब आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, अब तुम बस आराम करो। अच्छा, ये बात है। अगर अपनी माँ को आराम ही देना चाहते हो तो अब इस घर में बहुएं ले आओ, ताकि मुझे भी इस घर गृहस्थी के काम से थोड़ा आराम मिले। दोनों बहुएं आ जाएंगी तो ये गृहस्थी उन्हें सौंप कर खुद आराम करूंगी। कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों की शादी 2 बहनों निशा और कृतिका से हो जाती है। लेकिन साधना ये बात नहीं जानती थी कि उसकी दोनों ही बहुएं कितनी बड़ी आलसी हैं। शादी के हफ्ते भर बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब दोनों बहनें अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। दोनों सुबह 7 बजे सोकर उठती और पतियों के जाने के बाद सारा दिन आराम से बिस्तर पर पड़ी रहती। वो दोनों बड़ी ही आलसी थी। ऐसे ही एक रोज, कृतिका ये बदबू कहाँ से आ रही है? सच सच बता, तू आखिरी बार कब नहाई थी? पिछले हफ्ते ही तो नहाई थी। छी, तू कितनी बड़ी आलसी है। खुद को देख, तू बता कब नहाई थी? मुझे भी हो गए होंगे 4-5 दिन, लेकिन तेरी तरह 1 हफ्ता तो नहीं हुआ ना। क्या करूँ, इतना आलस आता है कि नहाने का मन ही नहीं करता। वो तो अमर जी को दिखाने के लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ता है, लेकिन पता है अंदर जाकर मैं नहाती नहीं हूँ, बल्कि नल ऑन करके सो जाती हूँ। सेम यार, कल तो सौरभ जी भी बोल रहे थे कि कहीं से स्मेल आ रही है। मैंने बोल दिया एक चूहा मरा पड़ा है कमरे में, उसी की स्मेल होगी। फिर जल्दी से मैंने परफ्यूम लगाया, तब स्मेल आनी बंद हुई। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तो परसों की टेंशन सताई जा रही है। परसों की? क्यों, क्या हुआ? परसों इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं घर पे। सौरभ ने अपने सभी दोस्तों को हमारी शादी की पार्टी देने के लिए बुलाया है। हाँ, अमर का भी यही हाल है, उन्होंने भी बुलाया है। अब बताओ इतने सब लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे तो सोच सोच कर अभी से चक्कर आ रहे हैं। सच कहूँ तो मेरा तो BP बढ़ने लगा है। 2 रोटी बनाने में तो हमें मौत आती है और ये पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। यही सब सोचकर दोनों बहनें उदास हो जाती हैं, क्योंकि दोनों एक नंबर की आलसी थी। 2 रोटी तो उनसे बड़ी मुश्किल से बनती थी। लेकिन तभी साधना मंदिर से लौट आती है और उनका उदास लटका चेहरा देख वो उनसे पूछती है, क्या हुआ बहुओं, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? फिर दोनों उसे सारी बात बताती हैं। बस इतनी सी बात? तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा मिनटों का काम है। बस तुम मुझे बता दो खाने में क्या क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। साधना की शातिर बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी सास एक सीधी साधी औरत है और वो उसका फायदा उठा सकती हैं। दोनों मुंह बनाते हुए कहती हैं, माँ जी 50-60 लोग आ रहे हैं, क्या आप कर लेंगी? हाँ हाँ, सब हो जाएगा। तो मैं क्या कहती हूँ कृतिका, क्यों ना हम अपनी सहेलियों को भी बुला ले, इसी बहाने हमारी तरफ से भी पार्टी हो जाएगी। अब माँ जी खाना बना ही रही है तो सबके लिए बना देंगी ना? क्यों माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा माँ जी, मेरी कमर में ना सुबह से दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जाऊँ? लेकिन तेरी तो बर्तन धोने की टर्न थी ना। तो कोई बात नहीं बहू, तू धो ले। मैं तो धो देती माँ जी, लेकिन वो क्या है ना, सुबह से कलाई में बड़ा दर्द हो रहा है। बाम भी लगाया लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। अब ऐसे में कैसे? अगर आप ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही धो दूंगी। तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। दोनों आलसी बहुएं एक बेड पर लेट जाती हैं और मजे से फोन चलाने लगती हैं। अब दोनों बहनें साधना की नफ्स पकड़ लेती हैं। वो कोई न कोई बहाना बनाकर अब साधना से ही घर का काम लेने लगती हैं। ऐसे ही अगले दिन, ये लो निशा, ये कुछ पैसे रखो और जाकर बाजार से जरूरी सब्जियां और जो भी सामान तुम्हें चाहिए होगा वो ले आना। कल घर में पार्टी है तो सब तैयारी करके रखना।
जी आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और अब दोनों बहुएं अपनी सास से कहती हैं, माँ जी क्या आप बाजार से सब्जी ले आएंगी? वो क्या है ना, हमें सब्जियां छांटनी नहीं आती, कहीं ऐसा ना हो कि सड़ी गली सब्जी ले आए। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ। दोनों झट से सामान की लिस्ट उसे पकड़ाती हैं। फिर बेचारी सास तेज धूप में सामान लेने चली जाती है। अब आएगा मजा। अब माँ जी 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगी, तब तक तो मैं मजे से ढेर सारा टीवी देखूंगी। आज पता है नैना का पति घर से उसे निकाल देगा। क्या बात करिए, चलो साथ में देखते हैं। बेचारी सास चिलचिलाती धूप में सब्जी और सामान खरीदती है और 2 घंटे बाद भारी सा थैला लिए घर लौटती है। घर आकर वो लगातार घंटी बजाए जा रही थी, लेकिन अंदर दोनों बहुएं अलसाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, जान कृतिका दरवाजा खोलना, न जाने कौन है जो इस भरी दोपहरी में चैन से सोने भी नहीं देता। दीदी आप जाओ ना, मुझसे उठा नहीं जा रहा। थोड़ी देर पहले पिज्जा वाला आया था, तब तो बड़ी जल्दी दरवाजा खोलने भागी थी। हाँ तो मैंने कौन सा अकेले ठूसा है, आपने भी तो खाया है और आपने ही कहा था कि कौन दिन का खाना बनाए, ऐसा कर पिज्जा ही ऑर्डर कर ले। फिर कृतिका जैसे तैसे अलसाते हुए दरवाजा खोलने जाती है। अरे माँ जी आप, ओहो वो माफ करना, पेट में दर्द था ना, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। पेट में दर्द तो तूने दवाई लिया नहीं? जी खा ली। साधना थकी हारी अंदर आती है। खाने में क्या बनाया है बहू, बड़ी तेज भूख लगी है। माँ जी मैंने बताया ना हम दोनों के पेट में दर्द था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बनाया। अभी भी ठीक नहीं हुआ है दर्द, इसलिए आप अपने लिए कुछ बना लीजिए, मैं आराम कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने लगती हैं और बेचारी सास उस दिन भूखी रह जाती है। अगले दिन उनके घर पार्टी थी। दोनों बहुएं अपने मेकअप और ड्रेस की तैयारी में लग जाती हैं और साधना अकेले ही सब काम करने लगती है। माँ जी अगर सब हो गया हो तो मीठे में गुलाब जामुन रबड़ी खीर भी बना लीजिएगा, और हाँ खीर में केसर डालना मत भूलिएगा, हम तब तक तैयार हो जाते हैं। साधना लगातार रसोई में काम कर रही थी। उधर निशा और कृतिका आपस में, अब कौन तैयार होकर मेकअप करके साड़ी पहने, इन सब में कितना आलस आता है। तो एक काम करते हैं ना, पार्लर वाली को बुला लेते हैं, घर पर आकर तैयार कर देगी। दोनों बहुएं पार्लर वाली को फोन करके घर पर बुलाती हैं। पार्लर वाली उन्हें तैयार करके चली जाती है। कुछ देर बाद मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। साधना ही सबको स्नैक्स और खाना परोसती है। माँ जी हम आपकी हेल्प करवा देते, लेकिन आप जानती है ना हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, और हमारी फ्रेंड्स भी आई हैं, तो उन्हें वक्त देना भी तो जरूरी है ना। कोई बात नहीं बहू, तुम अपनी सहेलियों से बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर साधना उनके लिए कुछ लेने चली जाती है। अरे वाह तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है जो सारा काम संभाल रखा है। क्या खाक अच्छा है, ये तो हम है जो इन्हें काम पर लगा रखा है, नहीं तो इनका बस चले तो बेटी की कमाई बैठ कर खाएं। एक तो खुद का इतना खर्चा, ऊपर से इस बुढ़िया का खर्चा उठाओ वो अलग। उनकी ये सब बातें साधना सुन लेती है। उसे ये सब। सुंदरपुर गांव में नदी किनारे छोटे बच्चों का एक स्कूल था, जिसमें गांव के अमीर गरीब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। स्कूल के अध्यापक का नाम था शंकर प्रसाद, जो बहुत ही ज्ञानवान थे। बच्चे होशियार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बने, इसके लिए वह सदैव ही कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते थे। गुरुजी मैंने नदी के किनारे को बिल्कुल साफ कर दिया, अब वहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। इसने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी, जितना मैंने किया है। मैंने तो स्कूल की दीवारों को फिर से रंग दिया, अब स्कूल मजबूत हो गया है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। और मैंने जो स्कूल की कक्षा में सुंदर सुंदर दृश्य बनाकर पेंटिंग लगाई है, उसका क्या? बस बच्चों, ऐसे मेरा तुम्हारा नहीं करते। यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरे लिए तुम सभी बच्चे बराबर हो, पर जो सबसे अच्छा काम करता है वही प्रशंसा का पात्र बनता है। तुम सभी छात्र बहुत ही मेहनती हो, ये तो तुमने मुझे आज का कार्य करके दिखा दिया, किंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है वो तो अगला कार्य करके ही पता चलेगा, जो मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। गुरुजी आप ऐसा क्या कार्य देंगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ये कार्य करके दिखा दूंगा, बस मुझे एक बार कार्य पता चल जाए। मुझे भी गुरुजी के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना है, इसलिए मैं भी उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी कब ऐसा कार्य देंगे, इसके बच्चे प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा था बिट्टू, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिट्टू किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखता था, वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था, इसलिए बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे। जब भी बिट्टू नदी के किनारे बैठकर पढ़ने की कोशिश करता तो बच्चे उसे तंग करने के लिए आ जाते। अरे बिट्टू चलना, हमारे साथ गेंद बल्ला खेल। नहीं सूरज, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं खेल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, पर गुरुजी हमारी प्रशंसा करते हैं,
कभी उन्होंने आज तक तेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तू गरीब है। ये तुम गलत कह रहे हो सूरज। गुरुजी तो मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। आज भी मैंने जब नदी के किनारे की साफ सफाई की, गुरुजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी। उससे कुछ नहीं होता, वो तो तुमसे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा की थी। क्या हो रहा है बच्चों? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम बस ऐसे ही आने वाली परीक्षा की कुछ बातें कर रहे थे। बच्चों ने बात छुपा ली। बच्चों, कल सुबह तुम सभी बच्चों को मेरे साथ नदी के पार जंगल में चलना है और ऐसा कुछ ढूंढ कर लाना है जो हमारे विद्यालय के लिए उपयोगी हो। समझ लो, ये तुम सब बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो बहुत ही उत्तम वस्तु लानी होगी। गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या लाएं कि वो परीक्षा में सबसे बेहतर अंक ला सके। सब बच्चे अपने अपने घर पहुँचे और अपने माता पिता को ये बात बताई। माँ, मैं जंगल से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाऊंगा और कक्षा की दीवार पर सजाऊंगा। गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रोटी बांध कर दे दूंगी, भूख लगे तो खा लेना। हर बच्चा अपने माता पिता से इसी बारे में बात कर रहा था। कोई जंगल से लकड़ी लाने के बारे में सोच रहा था ताकि स्कूल के लिए फर्नीचर तैयार किया जा सके। अलग अलग सोच लेकर बच्चे गुरुजी के साथ अगले दिन नदी पार जंगल में पहुँचे। बच्चों, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। तुम सब जाओ और कुछ उपयोगी वस्तुएं ढूंढ कर लाओ। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सभी बच्चे जंगल के भीतर चले गए और उपयोगी वस्तुएं खोजने लगे। सभी बच्चे कोई न कोई कार्य कर रहे थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्कूल के लिए क्या ढूंढे जो उपयोगी हो और स्कूल के काम आ सके। अरे ये बिट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगता है ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने वाला है। ये जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? हमें क्या, जहाँ भी जाए हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो, हम सबने बहुत सामान एकत्रित कर लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। पर बिट्टू साथ नहीं है। मास्टर जी कुछ बोले ना, हमें क्यों कुछ बोलेंगे, इसे ही डांट पड़ेगी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? चलो हम चलते हैं। बिट्टू जंगल के अंदर चला गया और बच्चे वापस गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी देखिए, मैं कितने सुंदर फूल लाया हूँ। ये फूल हम अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएंगे। अति उत्तम, तुम सबने बहुत मेहनत का कार्य किया है। पर बिट्टू कहाँ है? तुम सब तो लौट आए, बिट्टू अभी तक नहीं आया। गुरुजी पता नहीं, बिट्टू तो जंगल के अंदर चला गया है। उसने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा था। हमें तो लगता है वो सिर्फ जंगल में घूमकर खाली हाथ ही लौट कर आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो, बिट्टू आ जाए, उसके बाद हम वापस नदी पार चलेंगे। गुरुजी बिट्टू की प्रतीक्षा करने लगे। बिट्टू जंगल के अंदर पहुंचा और सोचने लगा। तभी बिट्टू की नजर एक छटपटाती चिड़िया पर पड़ी जो जाल में फंसी हुई थी और जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण चिड़िया के पंख भी घायल हो गए थे। बिट्टू को चिड़िया पर तरस आ गया। उसने चिड़िया को धीरे से जाल से बाहर निकाला और सोचने लगा, अगर मैं इस घायल चिड़िया को यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर गया तो कोई भी जंगली जानवर या बड़ा पक्षी इसे अपना शिकार बना लेगा। नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। गुरुजी से कहूंगा कि हम इसे अपने स्कूल में रख लेंगे। वहाँ ये चिड़िया सुरक्षित भी रहेगी और इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बिट्टू चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर गुरुजी के पास लाया। अरे बिट्टू, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी। बताओ, तुम जंगल में से स्कूल के लिए क्या उपयोगी चीज लाए हो? गुरुजी, मैं जंगल में किसी वस्तु की तलाश कर रहा था, पर कोई वस्तु तो मिली नहीं। हाँ, अचानक मेरी नजर इस घायल चिड़िया पर गई। मैंने इसे जाल से छुड़ा लिया और इसे यहाँ ले आया। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले चलें? ये बेचारी बहुत कष्ट में है। इसके घायल पंखों के कारण शायद इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कुछ दिन हम इसको अपने पास रख लें तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई संकट आ जाए। गुरुजी, इस घायल चिड़िया का स्कूल में भला क्या काम? हम देखो कितने काम की चीज लाए। और ये देखो गुरुजी, एक घायल चिड़िया को उठा कर ले आया। उल्टा हमें ही इस चिड़िया की देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बिट्टू बेटा, इस चिड़िया को स्कूल ले चलो और वहाँ जाकर हम इसका उपचार करेंगे। बच्चे चुप हो गए क्योंकि गुरुजी ने बिट्टू को चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। बिट्टू सबके साथ चिड़िया को स्कूल ले आया। बिट्टू ने चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा दी। अगले कुछ दिनों तक बिट्टू चिड़िया की खूब देखभाल करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बिट्टू चिड़िया का भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे चिड़िया बिट्टू की दोस्त बन गई। अब बिट्टू जहाँ भी जाता चिड़िया उसके साथ जाती। एक दिन गुरुजी बच्चों को नदी किनारे पढ़ा रहे थे। चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी।
गुरुजी, ये चिड़िया तो हमें पढ़ने ही नहीं देती। पता नहीं बिट्टू क्या मुसीबत उठा लाया है, पूरे स्कूल में शोर मचा रहता है। गुरुजी, इस चिड़िया को आप वापस जंगल में भेज दो। गुरुजी, मुझे लगता है ये चिड़िया कुछ परेशान है, वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ है। चिड़िया मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नदी में एक मगरमच्छ का परिवार आकर बस गया है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अब वो रोजाना नदी से बाहर आकर स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार बनाए करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ है। आप सबको कुछ करना चाहिए, वरना वो आप सबको और इस स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिट्टू, ये चिड़िया हमारी भाषा बोल रही है, अवश्य ही ये सत्य कह रही होगी। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। गुरुजी ने गांव वालों से बात की और नदी में आए हुए सभी मगरमच्छ पकड़ लिए गए और उन्हें दूर समुद्र में छोड़ दिया गया। चिड़िया की वजह से सब सुरक्षित बच गए। देखा बच्चों, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं। हर वस्तु और हर प्राणी की अपनी कीमत है, इसीलिए किसी भी प्राणी और वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा के परिणाम के अनुसार बिट्टू इस परीक्षा में प्रथम आया है, क्योंकि वो जंगल से ऐसी चीज ढूंढ कर लाया जिसने हम सबकी जान बचा ली। और इस तरह बिट्टू की करुणा और समझदारी ने न केवल एक चिड़िया की जान बचाई, बल्कि पूरे स्कूल को भी एक बड़े खतरे से सुरक्षित किया। गुरुजी ने सबको समझाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद वो चिड़िया बिट्टू के साथ साथ सभी की प्रिय बन गई। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू, आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है, वो दोनों तो बस दोस्त हैं। लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं, इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल, तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो, अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा। धोखा? हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ,
मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे। चंदनपुर गांव में गर्मी का मौसम जब भी आता था पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, गांव में फिर से गर्मी कहर बरसाएगी। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। जितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा चंदनपुर गांव अभी है, कुछ दिनों बाद जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब हमारा पूरा गांव जो है सूख जाएगा भैया। और हर बार ऐसा ही होता है। हमें तो शायद इन सब की आदत सी हो गई है। चंदनपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी, पर पिछले 20 सालों से जब भी गर्मी पड़ती है चंदनपुर गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस जाते हैं। सारे नदी तालाब कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। जानवर भी चंदनपुर गांव की गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वे भी गर्मी में बिना पानी के तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे मत रोको, मैं गांव के बाहर वाले कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस कुएं में पानी है तो कोई लाने क्यों नहीं देता? पता है पूरा गांव सूख चुका है, बस एक वही कुआं है जिसमें पानी है। हम सभी को मिलकर उस कुएं में से पानी लाना चाहिए, वरना हम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला बहन, हम उस कुएं में से पानी नहीं ला सकते। अगर हम उस कुएं से पानी लेने गए तो वापस नहीं लौटेंगे, बता रहा हूँ। तो क्या करूँ? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दूं? माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती, मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है तभी सूरज आ जाता है। सूरज उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था। उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी है। ये लो, दीपू को पानी पिला दो। पर सूरज, अगर तुम ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी हमें पिला दोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग कैसे पानी पिएंगे? पानी तो खत्म हो जाएगा। चाची, आप पहले दीपू को पानी पिला दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सूरज के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वो सरला ने अपने बेटे दीपू को पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुम सचमुच इस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर सूरज घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है, बता कहाँ से पानी लाएंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। भैया सारा पानी देकर आ गए, अब मैं कहाँ से पानी पीऊं? सूरज, तू इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने, है? अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी चंदनपुर गांव पर कहर बरसा रही है? तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ इस गांव को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया, तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता मैं। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगा माँ। बापू, मैं जानता हूं आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर ही लौटूं। सूरज के माता पिता दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर सूरज गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सूरज एक गांव में पहुंचता है। सूरज देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। सूरज इसका कारण पूछता है। भैया, ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? सूरज आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए। चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए, हम इसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी 2 सिर वाली एक राक्षसी है, इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी? क्यों रे, तूने कब इससे शादी की? अरे माँ बाबूजी पहचाना? अरे नहीं नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं सूरज, पहचाना? आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा। सूरज चंपा के पिता को इशारा करता है।
अरे हाँ हाँ, ये तो हमारा दामाद है। अरे सूरज। वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। सूरज ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। सूरज, मैं 2 सिर वाली हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, सूरज बहुत अच्छा लड़का है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, सूरज जैसा दामाद मिला। सूरज चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सूरज गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर ये तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ। इसे देखकर सब डर रहे। अरे 2 सिर वाली इस राक्षसी को गांव से हटाना होगा। बस कुछ दिन की बात और है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था, गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं? चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या कारण है इस गांव में गर्मी में इतनी परेशानी होती है? बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था, जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी, और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था, चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई, जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे ये कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है, फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गांव वालों को ये खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा का एक सिर गायब हो गया और चंपा सभी लोगों की तरह एक सिर वाली हो गई। तभी सूरज और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था, उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बरत पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा हो गया। मम्मी, एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहां जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुँच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी।
और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है, टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है, जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं, क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है, गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो, अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी, और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो, कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी, गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे, सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो, बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर
बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे।